वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थर्ड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, मींस थर्ड पार्ट को। आज इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं कूलम्स लॉ, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम, कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड कूलम्स फोर्स। इन सभी टॉपिक्स की हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको 11th क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगी। 11th क्लास में हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता था, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं उसका। ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में होता था, ठीक है, और इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था। हमेशा एक मास ही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर सकता है और दूसरे मास पर ही कर सकता है। मतलब ग्रेविटी को बनाने वाला कौन, एक मास, ठीक है। किस पर फोर्स लगेगी, वो फोर्स मतलब किस पे वो एक्सर्ट कर सकता है, सेकंड मास पर ही। जिस कैरेक्टरिस्टिक के कारण वो टेंडेंसी आती है बॉडी में, उसी कैरेक्टरिस्टिक पर वो फोर्स लगा सकता है, ठीक है। तो मास ही सोर्स है, मास पर ही लगेगा फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने किया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 मीनिंग प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। मान लीजिए ये m1 है, ये m2 है, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। हम इन दोनों को कंबाइन करते थे, कंबाइन किया। कंबाइन करते हुए स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि हम कंबाइन करते वक्त ना तो प्लस करते हैं ना माइनस करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है इसको, इन दोनों को। तो ये क्या आ गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाता है तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट यहाँ पर आया था G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था और जिसकी वैल्यू भी आपने पढ़ी होगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। जो भी वैल्यू आपने इसकी कैलकुलेट की थी उस वक्त रीड की थी। सिर्फ मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि ये लॉ था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते थे हम इसको। अब इसी को रिलेट करते हुए हम कूलम्स लॉ लर्न करेंगे। कूलम ने लॉ दिया दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में। तो चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, ठीक है। तो सेम टू सेम आप रिलेट करेंगे। ये भी उसी से न्यूटन के ही लॉ से इन्होंने सर्च आउट किया कि दो चार्जेस के बीच में अगर हम उसके अमाउंट को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होता है, उनको दूर या पास लेकर आते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। वो देखा कि न्यूटन वाला ही जो नियम है वो चार्जेस पर लग रहा है। जैसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, मतलब दोनों चार्जेस को हम प्रोडक्ट करेंगे, उसी तरीके से इनके बीच का फोर्स इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये लॉ और ये लॉ लगभग सिमिलर है, बस डिफरेंस क्या है कि ये मास जनरेट करता है, मास पर ही लगाता है। ये चार्ज जनरेट करता है, इसका नाम क्या, कूलम्स फोर्स। कूलम्स फोर्स कौन जनरेट करता है, चार्ज। किस पर लगाएगा ये फोर्स, दूसरे चार्ज पर, ठीक है। तो ये कूलम्स फोर्स हो गया और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। आपने यहाँ पढ़ा था, ऐसा कैसा हम इसको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। कूलम्स फोर्स क्या है, कूलम्स फोर्स बताता है इंटरेक्शन का किसके बीच में, दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच में। अब थोड़ी सी और बात ध्यान दीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है,
यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया है इंटरेक्शन, ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब इट मे बी अट्रैक्टिव, मे बी रिपल्सिव, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर दो चार्जेस होंगे और दोनों चार्जेस अगर सिमिलर काइंड के हैं तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और अगर ऑपोजिट काइंड के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। तो इस वजह से हम ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज करेंगे ना फोर्स ऑफ रिपल्शन यूज करेंगे, हम यूज करेंगे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। मतलब फोर्स तो लगेगा, कैसा भी होगा, चाहे अट्रैक्टिव होगा चाहे रिपल्सिव होगा, वो होगा कितना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो इसकी मैग्नीट्यूड की बात हो गई। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो डायरेक्शन के बारे में ये लाइन लिखी, एंड एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मतलब ये फोर्स एक्ट करेगी जो दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसी पर, ठीक है। जैसे दोबारा से देखते हैं, ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ये इस पर जब फोर्स लगाएगा तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है, इसी लाइन पर फोर्स लगेगी, ठीक है। या तो ऐसा या तो ऐसा। अगर ये नेगेटिव है तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये चार्ज यहाँ रखा है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, तो अट्रैक्ट कैसे करेगा, ऐसे, ठीक है, रहेगा इसी लाइन पे। ये फोर्स की डायरेक्शन आप इसी लाइन पे शो करेंगे, ये अच्छे से समझ लेना है आपने, ठीक है। तो आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन में हमने दो चार्जेस माने, पॉइंट चार्जेस, जैसे आप पॉइंट मास मानते थे ऐसे ही हम पॉइंट चार्ज मान रहे हैं, बहुत स्मॉल चार्ज पॉइंट में समाया हुआ, Q1 एंड Q2 kept at a distance r apart, then according to Coulomb's law the force between them will be, फोर्स हमने F मानी, F कैसी होगी, दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस हमने क्या माना है, r, तो 1/r²। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो ये बनेगा, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो C आ जाएगा। और ये C स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखें कि डिफरेंट बुक्स में इसको K भी लिया हुआ है, तो वरी नहीं करना है आपने। यहाँ पे जो भी सिंबल आप लें उस सिंबल को, उसके नेम को आप मेंशन कर दें। तो मैंने मेंशन किया वेयर C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नोन एज कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कूलम्स कांस्टेंट, क्योंकि किस लॉ से आया है ये, कूलम्स लॉ से। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। मतलब इसकी वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। ये दो चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं, ये दो चार्जेस एयर में रखे हैं, मतलब इनकी सराउंडिंग जो है वो एयर है या कोई और मीडियम है, वाटर है, कोई ऑयल है, समथिंग, जो भी कोई इनके बीच में मीडियम है, वो मीडियम के ऊपर इस C की वैल्यू डिपेंड करती है। लेकिन ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स में नहीं था। ग्रेविटेशनल फोर्स में जो G था वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, जो कभी नहीं चेंज होता, चाहे मासेस अर्थ पे हो, चाहे स्पेस में हो, चाहे उन दोनों के मीडियम में बदलाव कर दिया जाए। मतलब G जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये कांस्टेंट हमें कैसा मिला, जो मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ कहाँ पर, इन एयर या वैक्यूम। वैक्यूम किसको कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं फ्री स्पेस को, ठीक है। वैक्यूम कहते हैं फ्री स्पेस को, जहां पे कुछ भी नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है। और एयर लगभग वैक्यूम के इक्विवेलेंट होती है। और हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो अर्थ पे करते हैं, तो एयर तो वहां पर प्रेजेंट है ही, इसीलिए हम एयर को ही वैक्यूम के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ होती है। ऑल्सो C की वैल्यू 1/4πε0। ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन,
ठीक है, नॉट लगा रखा है इसलिए एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू किन्होंने दी, कूलम ने दी। उन्होंने कहा कि एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की और उसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपको लर्न कर लेनी है। परमिटिविटी अभी हम डिटेल में करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगी क्या होता है। यहां तक आई होप क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम साथ ही साथ करेंगे जो हमने C बताया कूलम्स कांस्टेंट, उसकी SI यूनिट क्या होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी। वैल्यू हम वैसे तो लर्न कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो आई कैसे, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम जब भी दो चार्जेस को लेते हैं या कोई भी दो बॉडी हो, उनके बीच में अगर किसी भी तरह का फोर्स लग रहा हो तो हम उस फोर्स को मेजर कर सकते हैं। मतलब फोर्स इज वेरी इजी थिंग टू बी मेजर्ड, ठीक है, उसको मेजर करना बहुत आसान है। तो हमने क्या किया, ये एक अमाउंट लिया, ये एक अमाउंट लिया, वो अमाउंट था 1 कूलम 1 कूलम, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रखा वो 1 मीटर रखा। फिर इसको पकड़ लिया, इस चार्ज को पकड़ के रखा, इस चार्ज पर फोर्स लगने दिया, तो ये चार्ज इसको फोर्स लगाता है F। वो सामने हमने फोर्स मेजरिंग डिवाइस लगाया, स्प्रिंग लगा दिया एंड ऑल। तो यहां से हमने इस फोर्स को मेजर कर लिया। ये फोर्स आई 9 × 10⁹ न्यूटन। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, CQ1 Q2/r²। अगर Q1 Q2 1 हो जाए, दोनों R 1 हो जाए, तो C किसके इक्वल होगा, F के। तो हमने क्या किया, इन दोनों को 1 किया और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 किया, तो जितना भी फोर्स होगा वही वैल्यू किसकी होगी, C की वैल्यू होगी, ठीक है। तो C की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9 × 10⁹ यही चीज मैं यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ, आप देखिए। F इज इक्वल टू C Q1 Q2/r²। अगर Q1 Q2 1 कूलम हो, R 1 हो, तो C किसके इक्वल होगा, F के इक्वल होगा। देन फोर्स इज फाउंड टू बी, फोर्स कितनी मिली हमें, 9 × 10⁹ न्यूटन। तो मैंने इसी वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर दिया और ये लिखा 9 × 10⁹ न्यूटन इज इक्वल टू C इंटू, इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों C मैंने इसीलिए अलग से लिखे हैं, ये कूलम है और ये C कांस्टेंट है हमारा। तो 1 कूलम इंटू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर, तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। C की वैल्यू आ गई 9 × 10⁹ साथ ही साथ यूनिट भी आ गई है, लेकिन हम अलग से समझ लेंगे उसको। तो C की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹। इन चार्जेस को हमने कहाँ पे रखा था, एयर में, तो ये वैल्यू C की कहाँ पर हो गई, एयर में। फिर हमने उनको डिफरेंट मीडियम में रखा, तो वो वैल्यू अलग अलग आते गई, इसलिए हमने कहा कि C की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड करती है। ये देखिए, यूनिट ऑफ C मैंने यहाँ पर लिखा है, F इज इक्वल टू C Q1 Q2/r²। C को अभी डिफाइन किया है हमने, तो C को अलग कर लीजिए यूनिट निकालने के लिए। R इधर चला गया, F r²/Q1 Q2, ठीक है। इसके बाद फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। डिस्टेंस का स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय चार्ज की यूनिट क्या होती है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया था, कूलम होती है, और सेकेंड चार्ज की कूलम, तो दोनों चार्ज होंगे तो कूलम में ही, तो ये यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो C की जो यूनिट हो गई, C क्या है, कूलम्स कांस्टेंट, तो ऐसा यूनिट ऑफ कूलम्स कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ऐसे हम यूनिट निकाल लेंगे। अब आते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला पर। C का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा। C का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए, Q1 का, Q2 का और R का। तो स्टूडेंट्स, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फोर्स था मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, होगा तो वेलोसिटी ही, डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये टाइम पहले से है। फंडामेंटल
जो क्वांटिटी होती है हमारी क्या होती है, वो 7 क्वांटिटीज जो हमने किया था क्लास 11th में, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब। ठीक है, तो कौन है, मास की जगह हमने कैपिटल M लिखा, डिस्टेंस की जगह L लिखा, टाइम की जगह कैपिटल T लिखा, 1/T। तो ये कितना आया, M का पावर 1, L का पावर 1, T का पावर -2। ये क्या हुआ, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस को तो L लिख सकते हैं हम, लेंथ ही होता है वो। अब आ गया Q1 Q2 जो है वो क्या लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की थी, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में इलेक्ट्रिक चार्ज था क्या, तो हम कहते हैं नहीं, इलेक्ट्रिक करंट था वहां पर। तो इलेक्ट्रिक करंट की इन्वेंशन पहले हुई थी, इलेक्ट्रिक चार्ज हमें बाद में पता लगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो हमें बाद में पता लगा था, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट हम पहले ही इन्वेंट कर चुके थे। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी में रखा गया है। इसीलिए आप हमेशा याद रखेंगे, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, क्लास 10th में हमने पढ़ा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज कैसे लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट को मैं I से रिप्रेजेंट कर रही हूं, इनटू टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, एम्पियर A, और टाइम के लिए कैपिटल T। तो इसका डायमेंशन Q का हमेशा लिखा जाएगा A इंटू T। तो जब भी चार्ज आएगा, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि चार्ज की जगह हम क्या लिखेंगे, A इंटू T। ठीक है, तो फोर्स का हम कर चुके हैं, चार्ज का हम कर चुके हैं, डिस्टेंस का हमें पता लग गया। ये सब वैल्यूज हम कहाँ पुट कर देंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और C की डायमेंशंस निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकाली हुई है मैंने, देखिए C इज इक्वल टू FR² अपॉन Q1 Q2। F का रखा मैंने, R की जगह रखा Q1 और Q2, दोनों की डायमेंशंस रखी, ये डायमेंशंस आ गई। साथ ही साथ मैंने यहाँ नोट भी किया कि इलेक्ट्रिसिटी में करंट फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। डिराइव्ड मतलब जो करंट से डिराइव की जाती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर मेंशन किया हमने, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। अब हम इसे करते हैं। परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी को समझने के लिए स्टूडेंट्स एक बार फिर से आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, जब हम किसी मीडियम में दो चार्जेस को रखते हैं Q1 Q2, ठीक है, तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाता है। वो ये मीडियम जो इसके बीच में प्रेजेंट है, उसमें ये मीडियम भी अपना रोल प्ले करता है। ये मीडियम उसमें से कुछ पार्ट ले लेता है। ठीक है, कुछ पार्ट ले लेता है। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना फोर्स लगाता है, 10 लगाता है, लेकिन ये मीडियम उसमें से अपना 1 पार्ट ले लेता है। तो फोर्स इसके ऊपर कुल कितनी लगेगी, 9। लगाई तो इसने 10 थी, लेकिन मीडियम ने अपना पार्ट ले लिया, उसको हम कहते हैं परमिटिविटी। कोई दूसरा मीडियम मान लीजिए हम यहाँ पर लेकर आए, वो अपना 2 पार्ट ले लेता है, तो यहाँ पर ये चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, 8 फोर्स लगाएगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, इसको मैं एक फिजिकल एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। मान लीजिए हमें कोई छोटा सा काम कराना है, ठीक है करप्शन का, पर आप समझ सकते हैं कि अगर मुझे एक छोटा सा काम कराना है, मान लीजिए मैं किसी स्कूल में जाती हूँ और हम लेट हो जाते हैं, गेट कीपर ने गेट बंद कर दिया, ठीक है, तो गेट कीपर हमें एंटर करने नहीं देता, और हम एंटर करने के लिए उनको 10 रुपीज देते हैं और वो एंटर करने देते हैं। ठीक है, 10 रुपीज में आप एंटर कर गए, उन्होंने परमिट कर दिया आपको। उसके बाद हम आगे जाकर के कॉलेज में गए,
कॉलेज में भी एक दिन हमारे साथ ऐसा ही हुआ, गेट कीपर ने फिर गेट बंद कर दिया। तो अब उसने हमारा जो गेट है ओपन करने के कितने पैसे लिए? 100 रुपीज लिए। नेक्स्ट हम और बड़े हुए, कहाँ गए? यूनिवर्सिटी में गए, वहां पर हम फिर लेट पहुंचे, उन्होंने भी गेट बंद कर दिया। तो वहां पर उन्होंने गेट ओपन करने के 1000 लिए या 500 लिए। ठीक है, तो हम समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे मीडियम बदल रहा है, मीडियम मतलब स्कूल से कॉलेज हुआ, कॉलेज से यूनिवर्सिटी हुई, गेट वही है, ठीक है, लेकिन गेट को ओपन करने वाला अमाउंट बदल रहा है। ये कहलाता है परमिटिविटी। आप समझिए, ये दो चार्जेस हैं, ये अपना हिस्सा लेता है 1, तो ये कितना फोर्स लगा पाता है इस पर? 9। यहां से ये 10 फोर्स लगाने के लिए, यहां से 10 फोर्स लगाना चाहता है, लेकिन ये मीडियम कितना पार्ट ले लेता है? 1। ठीक है, इस वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है? 9। आप ये समझ सकते हैं मीडियम का जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं परमिटिविटी। ठीक है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है वो छोटा हिस्सा लेगा या बड़ा हिस्सा लेगा। अगर मीडियम हो ही ना, मतलब वैक्यूम हो, तो हम ये कहेंगे मीडियम नहीं है तो हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है, नहीं लेगा तो ये कितनी फोर्स लगा रहा था? 10, तो इस पे कितनी ही फोर्स लगेगी? 10। ठीक है, तो मीडियम नहीं हो उसको क्या कहते हैं? वैक्यूम। तो वैक्यूम होगा तो फुल फोर्स लगेगी, लेकिन अगर वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम आएगा तो उसका कोई ना कोई पार्ट जरूर होगा, वो पार्ट कहलाएगा परमिटिविटी। ठीक है, तो परमिटिविटी किसी मीडियम की डिसाइड करती है कि दूसरे चार्ज पर ये चार्ज कितनी फोर्स लगा पाएगा। ठीक है, तो परमिटिविटी बेसिकली क्या डिसाइड करती है? क्या डिसाइड करती है कि नेक्स्ट चार्ज पर ये चार्ज कितना फोर्स लगा पाएगा। अगर ये परमिटिविटी 1 है तो ये 9 लगा पाएगा, 2 है तो 8 लगा पाएगा। जिसका हिस्सा जितना बड़ा, जिस मीडियम का हिस्सा जितना बड़ा, दूसरे चार्ज पर लगने वाली फोर्स उतनी ही कम। ठीक है, समझ आ गया होगा। अभी हम इसको समझ लेते हैं डिटेल में। तो इट इज द मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज रखा है, विच डिटर्मिन्स द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, जो डिटर्मिन करती है कि चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो मतलब उसका पार्ट ज्यादा है, तो सामने वाले चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा? कम लगेगा। यही चीज आगे मैंने मेंशन की है। मोर इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, लेस इज द कूलम्स फोर्स। ठीक है, जितनी ज्यादा परमिटिविटी मीडियम की, उतनी ही कम फोर्स लगा पाएगा सामने वाले चार्ज पर फर्स्ट चार्ज। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया, वाटर परमिटिविटी अगर 80 टाइम्स है वैक्यूम से, वैक्यूम का हिस्सा हम कह रहे थे नहीं है, वाटर का अगर 80 टाइम्स ज्यादा है, तो मान लीजिए वैक्यूम का 1 है, तो वाटर का कितना हुआ? 80। ठीक है, तो फोर्स कितनी कम हो जाएगी? 1/80 टाइम्स। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। हैंस फोर्स बिटवीन द चार्जेस केप्ट इन वाटर विल बिकम 1/80 टाइम्स। कैसे? तो परमिटिविटी मैंने अभी आपको बताया था, परमिटिविटी था C is equal to 1/4πε0। ठीक है, C और परमिटिविटी का क्या रिलेशन है? इनवर्स का। और C और फोर्स का क्या रिलेशन है? C और फोर्स का रिलेशन है डायरेक्ट का। ठीक है, तो फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? परमिटिविटी के। यही चीज मैंने यहाँ पर मेंशन की है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कूलम्स कांस्टेंट, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। यहाँ परमिटिविटी मैंने फ्री स्पेस की दिखाई है। अगर कोई मीडियम है दोनों चार्जेस के बीच में, तो परमिटिविटी किसकी होगी? मीडियम की। ठीक है, और ये सिंबल ऐसे बनाया जाता है या ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, इसको कभी भी ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, नॉट लगा दोगे तो नो मीडियम, नॉट नहीं लगाओगे तो मीडियम है। ठीक है, मीडियम किसको कहते हैं? फ्री स्पेस के अलावा कोई भी चीज हो उसको हम मीडियम बोलेंगे, चाहे वो वाटर हो, कोई और लिक्विड हो, ऑयल हो, समथिंग हो, कुछ भी हो, उसको हम मीडियम कहेंगे। ठीक है, अब हम रिलेटिव परमिटिविटी देखते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी स्टूडेंट्स होता है
रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, मतलब कोई भी मीडियम कितना बड़ा हिस्सा लेगा एज कंपेयर टू फ्री स्पेस। ठीक है, तो यही रेशियो क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से। ये मैंने रिप्रेजेंट किया एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है।